शोधार्थियों, YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं राजेंद्र गौतम जी के साथ हूँ। ग्राम बारहकला, जिला जींद, हरियाणा में जन्मे राजेंद्र गौतम जी मूलतः कवि हैं, समीक्षक हैं, शिक्षाविद हैं। काव्य शास्त्र हो, लोक साहित्य हो, तकनीकी शब्दावलियाँ हो और अनुवाद का क्षेत्र, इन सभी में राजेंद्र गौतम जी ने व्यापक काम किया है। वर्ष 2018 में साहित्य द्वारा समाज सेवा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अवार्ड मिल चुका है इन्हें। इनकी अगर काव्य कृतियों की बात करूं मैं तो बरगद जलते हैं, पंख होते हैं समय के तथा गीत पर्व आया है, ये कुछ चर्चित नवगीत संग्रह हैं। नवगीत दशक 3, नवगीत अर्धशती, यात्रा में साथ साथ, ये प्रायः सभी प्रतिनिधि नवगीत संकलनों में इनकी काव्य उपस्थिति मौजूद है। कवि अनुपस्थित है। छंदमुक्त कविताओं का ये संयुक्त संग्रह राजेंद्र गौतम जी का है। एक लंबी फहरिस्त है इनकी रचनाओं की, प्रकाशित रचनाओं की, इनके सम्मान और पुरस्कार की। फिर भी शोधार्थियों, विद्यार्थियों, चूँकि हमारे इस चैनल का, YouTube चैनल का ये कलेवर है और ये मिजाज है कि आप समकालीन अपने तमाम पाठ्यक्रम में जो कवि मौजूद हैं उनको पढ़ते हुए आज कंटेम्प्रेरी जो लिख रहे हैं और जो जिनका मिजाज और तेवर, चाहे गीत हो, प्रगीत हो, चाहे कवित्व हो, चाहे दोहा हो, छंद हो या कविता हो, इन सब में अगर उनकी ख्याति, उनकी लोकप्रियता और उनकी प्रतिष्ठा है तो इन सभी कवियों को मैं शामिल कर रही हूँ। लंबी फहरिस्त है, फिर भी शोधार्थियों इनकी एक औपचारिक परिचय में इनकी रचनाओं का उल्लेख करना बनता है। बरगद जलते हैं ये 1998 में और गीत पर्व आया है ये 1984 में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ कविता पुस्तक के रूप में पुरस्कृत हुआ है। 1974 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 1978 में 8वें दशक के प्रबंध काव्य समालोचना पर हरियाणा भाषा विभाग का पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और 1996 में हंस कविता सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। समालोचना की बात करें तो काव्यास्वादन और साधारणीकरण, दृष्टिपात, पंत का स्वच्छंदतावादी काव्य, हिंदी नवगीत, उद्भव और विकास तथा रचनात्मक लेखन राजेंद्र गौतम जी ने किए हैं। इनके ललित गद्य की बात करें तो प्रकृति तुम बंध्य हो और गद्य पद्य की कम से कम 8-10 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। बहुत सी प्रकाशनाधीन हैं। अंग्रेज़ी में लिखी कई कविताओं का इन्होंने अनुवाद भी किया है। कविता इंडिया, इवन ट्यून्स, हरियाणा रिव्यू, पोइट्री रिव्यू, इन पत्रिकाओं में इनकी ये काव्यानुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। संपादन की बात करूं तो पुस्तक ज्ञान कलश, कविता यात्रा, कथावीथी, आधुनिक कविता, भूमिजा, ऐसी कुछ पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। पत्रिकाएं द जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इसका भी संपादन किया है। सारंग का संपादन किया है। राजेंद्र गौतम जी विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रह चुके हैं। पाकिस्तान अकादमी ऑफ लेटर्स द्वारा इस्लामाबाद में 10 से 11 जनवरी 2013 को लोकतंत्र और साहित्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान दे चुके हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अन्य प्रतिष्ठानों में भी 100 से अधिक संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं में विशेष अपने विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित रहे हैं। शोधार्थियों, अगर मैं गिनाने लगूं तो 400 से अधिक हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी रचनाएं इनकी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से कविताएं प्रसारित भी हैं। सिद्धस्थ समीक्षक के नाते, भाषाविद के नाते डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने बीत चुके समय को बटोरने की, टटोलने की बड़ी शिद्दत से कोशिश की है। शोधार्थियों, अधिक समय न लेते हुए मैं राजेंद्र गौतम जी की 5 रचनाओं के साथ यहाँ मौजूद हूँ। पहले मैं इन कविताओं का वाचन करूँगी और जैसा कि इस कविता वीडियो का मिजाज है कि मैं जो बन पड़ेगा कविता विश्लेषण विवेचन करूँगी। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हिंदी विभाग में हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाया भी है। राजेंद्र गौतम जी से मैं पढ़ी भी हूँ और राजेंद्र गौतम जी की कविताओं की मुरीद रही हूँ। कई पाठ्यक्रम समितियों में मैं राजेंद्र गौतम जी के साथ मौजूद रही हूँ।
आज मैं उन्हें गुरु के रूप में, अध्यापक के रूप में और एक प्रतिष्ठित कवि गीतकार के रूप में याद करती हूँ। पहली कविता है द्वार बंद है। कहर लदे भूरे बादल को लाई जो पश्चिम से, बरछी सी चुभती हैं ये हिमगंधी सर्द हवाएं। सन्नाटे को तोड़ रहा है खांसी का ही ठसका, बूढ़ी बस्ती की ठठरी की हर पसली करक रही है। सूरज का स्वागत करने को जाने कौन बचेगा, बुझे अलाओं के पास मौत गुपचुप सरक रही है। पता नहीं कब तक नुचना है, पता नहीं कब तक नुचना है, व्यर्थ यहाँ गिद्धों से द्वार बंद हैं सभी स्वर्ग के, आग कहाँ से लाएं, आग कहाँ से लाएं। धरती के बेटों के कोपल से कोमल सपनों को कुटिल भावों वाला शासक सा कुहरा कुतर रहा है। दबा चोंच में उड़ जाएगा, दबा चोंच में उड़ जाएगा, फिर खाकी क्षितिजों को धूसर डैने फैलाकर नभ नीचे उतर रहा है। क्या अंजाम घोंसलों का, क्या अंजाम घोंसलों का तूफानों में होता है, पेड़ों के ठिठुरे तन कैसे चिड़ियों को बतलाएं। सीलन भरी कोठरी में बचपन थर थर कपता, अध सुलगी गीली लकड़ी से उठता सिर्फ धुआं है। झीनी कथरी गात सिकोड़े मुरझाए सपने हैं, गांव हुआ पाले की जिद में अंधा एक कुआं है। सांस सांस मौसम को गिरवी चने मटर या सरसों की ऋण उगता है इन खेतों में, या बिखरी हुई व्यथाएं, या बिखरी हुई व्यथाएं। शुद्धार्थियों, ये कविता और गीत दोनों का मज़ा देती है रचना। एक रिदम है, आपने देखा, एक तय के ताल है, एक लय के साथ कविता आगे बढ़ती है। कविता में आपको तत्सम शब्दों की भरमार मिलेगी। शुद्ध, जिसे कहते हैं काव्य शास्त्र के नियमों का, उसकी गति का, यति का ध्यान रखते हुए राजेंद्र गौतम जी ये रचना कर रहे हैं। और तत्सम शब्दावली दरअसल अपनी अर्थों की अनुगूंज में, अपनी अर्थों की परतों में धीरे धीरे उभर रही है। और ये धीरे धीरे शनैः शनैः उभरना, धीरे धीरे परतों का खुलना कविता को मज़ा कर देती है। आप शोधार्थियों को ये ध्यान रखने की बात है, एक तो शब्दावली और दूसरी हर शब्द अपनी जगह पर मौजूद है, ज़रूरी है, और उसका होना ऐसा लगता है कि वो शब्द भर नहीं है, पूरा का पूरा उसका व्याख्यान है, पूरी की पूरी शब्द की एक परंपरा है। और इन शब्दों में अर्थ तो है ही, अर्थ की तो बाद में बात करें, पर शब्दावली आप देखें कि इस तरह की शब्दावली में आजकल कोई लिख नहीं रहा। पर ये शब्दावली केवल संस्कृत निष्ठ नहीं है, बल्कि हमारे गांव जवार समाज, हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारी सभ्यता का द्योतक है। और ये शब्द ब्रह्म है, अक्षर क्षरित नहीं होते। तो ये शब्द उस पूरी बदलती संस्कृति, बदलती परंपरा, लोक परंपरा जिसे कहूँगी, और लोगों के तेवर की, जुनून के, मिजाज की बात करती हैं। क्या क्या चीज़ें बड़ी तेज़ी से, बड़ी त्वरा से घटित हुई, कैसे कैसे क्षरित हुई, उसका पूरा दस्तावेजीकरण राजेंद्र गौतम जी इसमें करते हैं। तो गांव की हालात, बयार की हालात, समय और समाज की हालात, और व्यक्ति का व्यक्तित्वांतरण कैसे तेज़ी से वो बदल रहा है, इन सब को एक ब्यौरे से राजेंद्र गौतम जी इस कविता में रखते हैं। दूसरी कविता है मरो मरो शीघ्र मरो। आप जानते हैं कवि तो जिजीविषा का कवि होता है, जीवंतता का, जीवन का कवि होता है। उसके जितने ताल लय सुर हैं वो जीवन के होते हैं। पर इस कविता के रिदम को और इस कविता की कटाक्ष को समझने की कोशिश शोधार्थियों ज़रूर कीजिएगा। मरो मरो शीघ्र मरो, रेल से कट कर मरो तुम, ट्रकों से चित कर मरो तुम आग में झुलसो, मरो वायनाड में मरो या वलसाड़ में मरो, बाढ़ में डूबो मरो, चट्टान से पिस कर मरो या रेत में दब कर मरो मरो शीघ्र मरो। पुल टूटने से मरो, सड़क धंसने से मरो, तुम तंत्र से मरो, मंत्र से मरो, मौरवी में मरो, हाथरस में मरो,
बुढ़लाना में मरो, बालसौर में मरो, इंदौर के कुएं में दबकर मरो, लुधियाना में गैस पी कर मरो, तुम भगदड़ में मरो, मरो दम घुट कर, कोरोना में मरो या लू लग कर मरो, मरो मत डरो, मरो मत डरो। डर किस बात का, हमारी थैलियां खुली हैं सहायता राशि के लिए, मत डरो मत डरो, बस मरो। तुम्हारे लिए कमी कहाँ है हमारे पास धन की, तुम ही तो हो दाता, सुबह उठने से लेकर सोने तक सोने सा देते हो कर। आप व्यंजना को पकड़ें, व्यंग्य को पकड़ें, तमाम राजनीतिक परिदृश्य को और अपने इर्द गिर्द को, अपने परिवेश को पकड़ें, सूंघें शोधार्थियों कि ये कवि राजनीति में गंधाए उस पूरे पर्यावरण को किस तरह से जीवंत कर देता है, किस तरह से परिस्थितियों के घात प्रतिघात संघात को सहता ही नहीं है, कहने का जोखिम उठाता है, कहता भी है। और क्या कहता है, जो साक्षी है, जो साक्ष्य है, जो सामने वो देख रहा है, उसको कहने का जोखिम उठा रहा है। और मरने में जो केवल ध्वंस नहीं है, दंश है, उस दंश को शोधार्थियों जरूर पकड़ें कि सबको मरने की कह रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक ये जो कुचक्र है, ये जो पर्यावरण में प्रदूषण है, ये जो वर्चस्व की राजनीति है और ये जो मठाधीशों की राजनीति है, वो दरअसल आंकड़े इकट्ठे कर रही है मृत लोगों की। उन्हें जीवित लोगों से कोई मतलब नहीं, उन्हें मुखर लोग रास नहीं आते, उन्हें साहसी लोग, मुखर लोग, ईमानदार लोग, कर्तव्यनिष्ठ लोग, जीवित लोग रास नहीं आते। तो वो एक जनगणना तैयार कर रहे हैं, एक आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, और जिसमें मृत लोगों को ऐसे मरो वैसे मरो, सब तरफ तो मरने की स्थितियां हैं, सब तरफ तो मृत्यु का ही आह्वान है। उस आह्वान को समझो और मरो। राजेंद्र गौतम जी की कविता शोधार्थियों बहुत सामयिक है। ये पूरे उसमें इन 5 रचनाओं में मुझे सबसे जीवंत, सबसे धड़कती हुई, सबसे अच्छी कविता यही लगी, क्योंकि मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। राजनीतिक प्रकरणों को, कुचक्रों को, कूटनीतियों को, कुटिल घात को, वर्चस्व की मठाधीशी को धता बता देते हैं इस कविता में। कविता भी आगे बढ़ रही है। तुम्हारे लिए कमी कहाँ है हमारे पास धन की, सोने सा कर देते हो, तुम ही तो दाता, हवा पानी रोटी कर देते हो। कर, टैक्स, एक वो भारतेंदु का जमाना, कर दे देकर, टैक्स दे देकर, साहब दूनी टिकस लगावे तो दूनी टिकस। आज तो हम और इंस्टॉलमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, आज तो हम और करदाता के रूप में, बस हमारी पहचान मतदाता और करदाता इन्हीं के रूप में हो गई है। हम न लोक है, न समाज है, न जनता है, क्योंकि जनता प्रबुद्ध होती है, जगी हुई होती है। न हम प्रबुद्ध हैं, न जगे हुए हैं, हम मतदाता हैं। एक हम मतदान करके चले आते हैं और इतिश्री, और एक हम करदाता हैं। तो सब चीज का कर दे रहे हो तुम, श्वास का, सांस लेने का, पानी का, हर वो चीज जो नैसर्गिक है, जो ईश्वर प्रदत्त है, जो इस पूरी प्रकृति को मिलनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए भी आप वंचित हैं और आप इनके शिकंजे में हैं। तो राजेंद्र गौतम जी इस कविता में मारक ध्वनियाँ लेकर आए हैं, और इस पूरे लय में कविता अपने आप में कई तहों में, कई अर्थों की संभावना लिए हुए है। कविता बड़े विशाल कैनवास की कविता है शोधार्थियों। बस तुम तो केवल मरो मरो, हम देते रहेंगे सहायता राशि तुम्हारे घर वालों को। तुम्हारी तरह दुर्घटना में तो नहीं मरे हैं तुम्हारे घर वाले, पर वे भी तो मर रहे हैं। जानिएगा, कोई विध्वंस हो, नाश हो, आपदा हो, विपदा हो, तो केवल परिवार का एक नहीं मरता, उसके साथ पूरा का पूरा परिवार, उसकी जिजीविषा, उसकी इच्छा, कामना, उसके सपने, उसका भूत भविष्य सब समाप्त हो जाता है, सब मर जाता है। तो केवल एक व्यक्ति किसी परिवार से नहीं मरता इस आपदा विपदा विध्वंस में। तो कहते हैं कि पूरा का पूरा परिवार ही मर रहा है, पर वे भी तो मर रहे हैं। हाँ, वे भी मर रहे हैं हमारे एहसान तले दबकर। और ये बड़ा शर्मनाक है कि ऐसे सरकारी दान, अनुदान, प्रतिदान दरअसल एक दबाव है, एक प्रेशर पॉइंट है, एक क्या कह सकते हैं, जैसे लगता है कि जिसकी रीढ़ थपथपाते हैं, जिसकी पीठ थपथपाते हैं, वो अपनी निर्णय क्षमता खो देता है, अपना बोध विवेक खो देता है। तो परिवार भी एहसान तले दबकर मर रहा होता है।
वह उसका आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान चोटिल होता है। बेहतरीन कविता है सर, ये बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। आगे बढ़िए। देह अब सामान, ये कविता भी मुझे अच्छी लगी। तुम हमारी जान ले लो, देखिए व्यंग्य पकड़िए कविता में। कवि ललकार रहा है, चिता रहा है, सावधान कर रहा है, डरा हुआ नहीं है, डरा रहा है। तुम हमारी जान ले लो, बहुत सस्ती मिलेगी। बेदखल हम खेत से हैं, बेदखल खलियान से। कब भला दिखते तुम्हें हम एक अदद इंसान से। इंसान तो हम दिखते ही नहीं, आपको दिखाई नहीं देते इंसान के रूप में। पांव छाती पर धरे हो या कि गर्दन पर रखे हो, देह अब सामान ले लो, यह बहुत सस्ती मिलेगी। पीपलों को बरगदों को काट देना, उधर स्विमिंग पूल होगा। बस्तियां जब तक न उजड़ेंगी यहाँ, मौसम कहाँ अनुकूल होगा। तो ये तमाम जो वातानुकूलित एक आंधी आई है, सब कंक्रीट हो रहा है। प्राकृतिक नैसर्गिक पूरे संसाधनों का क्षरण कर, नाश कर, प्रकृति को नष्ट कर बसाए जा रहे हैं, बल्कि इसे उजड़ना हम कहेंगे। तो तमाम खेत खलिहान काट कर स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं, जंगलों को पाट दिया जा रहा है। इस कविता में प्राकृतिक संसाधनों की चिंता शोधार्थियों दिखाई देती है, जल जंगल जमीन की चिंता दिखाई देती है। और कोई कवि विराट तभी होता है जब वो प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण की बात करता है। तो कह रहे हैं कि जीवन मनुष्य की इंसानियत, इंसान मनुष्य बचे रहने की बपौती यही प्रकृति है। और अगर यही नहीं रहेगी, इसी के नाश पर तुम चले हो, तो ये मनुष्य का नाश है, मनुष्यता का नाश है, समूची सृष्टि का नाश है। बस्तियां जब तक न उजड़ेंगी यहाँ, मौसम कहाँ अनुकूल होगा। झील पर्वत पर्वतों पर सेज बिछनी है तुम्हारी, गांव की पहचान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। सोचिए, इंसान सस्ता मिल रहा है, इंसानियत सस्ती मिल रही है, प्राकृतिक संसाधन सस्ते। सस्ता क्या होता है? जो सुलभ है। सस्ता क्या होता है? जो इनकी शिकंजे में बड़ी आसानी से आ जाता है। सस्ता क्या होता है? जिसका ये दोहन और शरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गांव की पहचान, हमारी आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी राजेंद्र गौतम जी की कविताओं में हमेशा दिखाई देती है शोधार्थियों। तो कह रहे हैं कि न वैल्यूज बचे, मूल्य, नैतिक मूल्य, और न हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान बची है। सब सस्ती हो गई है, इसे तुम हथिया लो। तुम खुदा हाकिम तुम ही हो, देख रहे हैं, चोर भी तुम्ही, मुंसिफ भी तुम्ही। स्वर्ग का बसना यहाँ पर लाजमी अब, छू रहे आकाश तुम, राह रोके कौन अदना आदमी अब। अदना, हम अदने से लोग हैं, हम सर्वसाधारण हैं। ये लोक दरअसल नेपथ्य में जा रहा है, ये लोक अनसुना किया जा रहा है, अनचिन्हा किया जा रहा है। ये लोक को लगातार नेपथ्य में उसकी आहटों को, उसकी आवाज़ को दरअसल दबाया जा रहा है। तो स्वर्ग का बसना यहाँ लाजमी अब, छू रहे आका, गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन रही हैं, गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। अब कौन खेत खलिहान की बात करे? राह रोके कौन अदना आदमी अब, चांद तारों से सजी बारात निकली जा रही है। रात की तुम शान ले लो, यह बहुत सस्ती मिलेगी। अब वो रात जो टिमटिमाते तारों की, आकाश की सुरक्षा में, संरक्षण में, प्रकृति की ओट में, प्रकृति की छाह में, आंचल में जो धीमी धीमी पसरती रात थी, शीतल मंद सुगंधित हवा, चांदनी और वो सारा मोहक मादक वातावरण, तो अब पूरे परिवेश से लुप्त होता जा रहा है। अब ये गगनचुंबी अट्टालिकाओं की चकाचौंध रोशनी टिमटिमाते तारों की बराबरी नहीं, उस पर चढ़ाई कर रही हैं, उस पर उसे दबाने की कोशिश कर रही है पूरी प्रकृति को और परिवेश को। और अगली कविता भी इसी से जुड़ी हुई, दरअसल एक क्रमबद्ध एक सिलसिले की कविता है। उजाला छिन न पाएगा, यह धुआं सच ही बहुत कड़ुआ, कला काला घना, क्षितिज तक दीवार फिर भी बन न पाएगा। लाश की सूरज दबी चट्टान के नीचे, सोच यह मन में ठठा कर रात हंसती है। सुन अंधेरी कोठरी की वृद्ध खांसी को, आप देख रहे हैं, अंधेरी कोठरी, वृद्ध खांसी, ठठा कर रात का हंसना, ये सब जैसे लाइव टेलीकास्ट, जैसे क्या कह सकते हैं इसको, विजुअलाइज कर रहे हैं। शब्द केवल बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे, हम सुन नहीं रहे, शब्द हमें दिख रहे हैं राजेंद्र गौतम जी के। तो विजुअल से शब्द की कल्पना कर रहे हैं। वृद्ध खांसी को मुग्धा गर्विता यह व्यंग्य कसती है। पूरी कविता का तीवर यही है। एक जाला सा समय की आंख में उतरा, पर उजाला सहज ही यूं छिन न पाएगा। अब यहाँ कवि एक आशा का कवि, उम्मीद का कवि,
कवि हमेशा आशा उम्मीद सपने जगाता है, क्योंकि कवि एक राह भी दिखाता है। कवि उम्मीद को बचाए रखना चाहता है और आपको निराश हताश होने से बचाता है। संखिया जहर का एक रूप है, संखिया हम कहते हैं। संखिया कोई कुओं में डाल जाता है, हवा व्याकुल गांव भर की देह है नीली, दिशाएं निस्पंद दिशाएं निस्पंद, सब बेहोश सिवाने, कुटिलता की गुंजलक होती नहीं ढीली, पर गरुण से भैरवी के पंख फैलेंगे, चुप्पियों के नाग का फन तन न पाएगा। ये चेतावनी की कविता है कि इतनी सारी स्थितियां हैं, विकराल काल की स्थितियां हैं, बड़ी ही गंधाती सड़ाती स्थितियां हैं, और हर हवा में पानी में जहर घुल चुका है, हर तरफ मृत्यु की का जैसे जाल पसरा हुआ है। लेकिन कवि कहता है, चिताता है कि नहीं, इस नाश से, इस प्रलय से फिर से एक लय पैदा होगा और फिर से एक पुनर्नवा की स्थिति बनेगी और मनुष्य की प्रजाति, मनुष्य की सृष्टि, उसकी आशा और उम्मीद बची रहेगी। तो बेहतरीन कविता, उम्मीद जगाती हुई कविता है। अब एक कविता शोधार्थियों मैंने जानबूझकर चुना, कुछ दोहे हैं जिनको एक क्रम से लगाकर राजेंद्र गौतम जी उसे गजल नुमा बना रहे हैं, वो मैं पाठ आपके सामने करूंगी और उसमें भी आप राजनीतिक व्यंग को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। सुनी अनसुनी रह गई जन के मन की बात, जन गण मन अधिनायक जय ही। तो जन के मन की बात तो सुनी अनसुनी रह गई, क्यों? क्योंकि अब तो इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात, भूख दरोगा रोग की पड़ी लात पर लात, इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात, भीड़ भेड़ियों की जुटी नोच रही है गात शरीर, लोक का तन छलनी छलनी है, पूरी भीड़ पर इनकी आक्रामक शक्तियां हावी हैं। इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात, जो टेलीकास्ट, जो ब्रॉडकास्ट हो रही है, मन की बात एक ही बोल रहा है, एक तरफा वन वे ट्रैफिक चल रहा है। लोकतंत्र नंगा हुआ, नंगा मतलब शर्मसार, ऐसी बिछी बिसात, इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात, जंगल और जमीन पर गिद्ध लगाएं घात, इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात, लाठी गोली सिंखचे रोज मिले सौगात, इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात, गांव नगर झुलसा रहे जहरीले जज्बात। केवल पर्यावरण में ही प्रदूषण नहीं है, आंतरिक, जब हम प्रकृति कहें तो प्रकृति बाहर ही पसरी नहीं होती, प्रकृति मन की भी होती है, स्वभाव की भी होती है। तो ये जज्बात में भी जहर घोल रहे हैं। इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात, शव ठुकराए जा रहे, कोरोना की स्थितियां आप देखें, आह वाह हालात, इधर गगन में गूंजती इनके मन की बात। केवल इनका ही मन धरा है, इनके ही मन की हर तरफ वाहवाही है, गूंज है, और जन गण मन आहत है, चोटिल है। दे गगन में गूंजने इनके मन की बात, अंधियारे की पीठ पर कस कस कर आघात, कस कस कर आघात। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन कविताएं, सर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शोधार्थियों, इन कविताओं का गहन अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। बहुत शुक्रिया।